आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai, सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai, सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो. वेलकम टू स्वच्छ रेडियो फॉर एनिमल वेलफेयर. आज एक गुड न्यूज से शुरुआत करते हैं. जी हाँ, हाल ही में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपने पिछले मन की बात सेशन में एक बहुत बड़ी बात हमारे इंडियन डॉग्स के सपोर्ट में कह दिया है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब मेड इन इंडिया की बात हो तो पेट्स के मामले में भी वही लागू होना चाहिए. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो फॉरेन डॉग ब्रीड से ज्यादा हमारे मेड इन इंडिया डॉग ब्रीड्स, जिनको मिलिट्री के कामों में भी ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको अडॉप्ट करें. इंडियन डॉग ब्रीड्स में कनी, राजा पलायम, मुढोल हाउंड्स, कोम्बाई जैसे ओरिजिनल इंडियन ब्रीड्स हैं. हमारे कम्युनिटी पेट्स में भी कहीं ना कहीं इनके भी जीन्स हैं. ऑल्दो आजकल पेडिग्री डॉग्स भी इंडियन डॉग से मीटिंग वगैरह करते हैं, तो आजकल के ज्यादातर मेट्रो और गांवों में भी जो स्ट्रेज हैं वो मिक्स ब्रीड्स ही हैं. इस न्यूज को सुनकर बरसों से इंडियन डॉग्स के सपोर्ट में वेलफेयरिस्ट बहुत खुश हुए और ये न्यूज हर जगह फैला दी. आगे भी उनकी यही उम्मीद है कि धीरे धीरे आम जनता ये समझने लगे कि हमारे इंडियन डॉग्स और स्ट्रेज किसी और ब्रीड से कम नहीं हैं. उनको भी प्यार और ध्यान मिलेगा तो वो भी सब कुछ कर सकते हैं जो लोग दूसरे फॉरेन ब्रीड से उम्मीद करते हैं. इंडियन डॉग्स को अच्छे से ट्रेन भी किया जा सकता है. इस बारे में हम दूसरे सेशन में बात करेंगे. आज हमारे टॉक शो सेशन है हाउ टू स्टार्ट एन एनिमल शेल्टर और ट्रीटमेंट सेंटर और एनिमल हॉस्पिटल. अक्सर एनिमल केयरर्स, वेलफेयरिस्ट और लवर्स की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचा सके एनिमल्स के लिए. उनके बकेट लिस्ट में एनिमल शेल्टर बनाना एक प्रायोरिटी बन जाता है. वो चाहते हैं कि उनके पहचान के सारे जानवरों को सबसे ज्यादा प्यार और सुरक्षा मिले, खास करके क्योंकि आजकल कुछ सोसाइटीज में जो कम्युनिटी इंडी पेट्स होते हैं उनके अब्यूजर्स उनको तकलीफ देने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं. और सिर्फ उनको ही नहीं, जो उनके ह्यूमन फ्रेंड्स हैं, जो उनके कैरर्स और फीडर्स हैं, उनको भी तकलीफ देने की लगातार कोशिश चालू रहती है ऐसे लोगों की तरफ से. तो ऐसे जो कुछ एनिमल अब्यूजर्स हैं वो चाहते ही नहीं कि होमलेस जानवरों का भी थोड़ा भला हो जाए. जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए हमेशा खाना उपलब्ध नहीं होता है, वो ऐसे जानवरों से लगातार ही लड़ते ही रहते हैं और उनसे जितना होता है वो जानवरों को और उनके ख्याल रखने वालों को लगातार तकलीफ देने की कोशिश करते ही रहते हैं. इसीलिए बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो फीडर्स हैं वो चाहते हैं कि इस तरह जो जानवर इस ऐसे सिचुएशंस में जो विक्टिमाइज हो रहे हैं उनको कोई सुरक्षित जगह मिले रहने के लिए. तो तभी वो शेल्टर के बारे में सोचते हैं और वो शेल्टर, अगर किसी और शेल्टर में जगह नहीं मिल रहा है तो वो शेल्टर बनाने की कोशिश करते हैं. पर क्या शेल्टर बनाना आसान काम है? और इस काम के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग इस बेहद मुश्किल काम में कभी कभी जल्दबाजी में घुस जाते हैं और आगे चलकर उसे निभा नहीं पाते हैं. कुछ लोग इस काम में पैसे बनाने के चक्कर में भी घुस जाते हैं और ऐसे लोगों को ही बाद में जाकर धक्का मिलता है. इस काम के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है, चलिए आज उसके बारे में बात करेंगे. हमारे साथ आज अलग अलग पैनलिस्ट जुड़े हैं जिनको बहुत सालों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है पेट शेल्टर और ट्रीटमेंट सेंटर्स चलाने का.
आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. 10 साल पहले की तुलना में आजकल बहुत सारे एनिमल केयर शेल्टर्स नवी मुंबई, मुंबई सबर्ब्स और देश भर में खुले हैं. कुछ लोग जिनको जानवरों के प्रति कोई भी हमदर्दी नहीं है, वो हमेशा फीडर्स या रोड एनिमल केयर टेकर्स पर प्रेशर डालते हैं कि वो उनके जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं वो उनको वहां से हटाएं. उनके हिसाब से हर जानवर जो उनके आसपास दिखाई देता है उन सबको वहां से हटा देना चाहिए. रीलोकेशन ऑफ डॉग्स एंड कैट्स कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इलीगल होता है, पर पुलिस से ऐसा लोगों पर कार्रवाई कराना हमेशा और हर टाइम सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. हर एक इंडियन डॉग को अच्छे घर में एडॉप्शन करवाना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है. तब प्रेशर में आकर बहुत सारे रेस्क्यूअर्स अपने कम्युनिटी पेट्स को शेल्टर में रख देते हैं. इसी तरह शेल्टर्स पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. बहुत सारे शेल्टर्स बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के और बिना बहुत ही कम डोनेशंस के बावजूद खुद के सेविंग्स या अर्निंग्स के बल पर ही शेल्टर्स चलाते हैं. अब कोरोना लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे शेल्टर्स जहां 100 और 200 जानवरों को घर मिला है, वहां फाइनेंशियल टेंशन्स भी बढ़ गए हैं, क्योंकि इकोनॉमी और सैलरीज ड्रॉप होने की वजह से डोनेशंस मिलना कम हो गए हैं. फिर भी शेल्टर्स अपना काम जारी रखने की कोशिश में जुड़े हैं. ऐसे ही एक शेल्टर फीबीज फार्म जो मनूर सचदेव का है और जहां 200 जानवरों को उन्होंने शेल्टर दिया है, वो अभी थोड़ी मुश्किल में है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो एडॉप्शन के लिए मदद करें और फाइनेंशियल एड जिससे जितना पॉसिबल हो वो प्रोवाइड करें. जी, अब हम जुड़ेंगे सागर सावला जी से, जो अब कई सालों से भूमि जीवदया ट्रीटमेंट सेंटर चला रहे हैं और कई सालों से उनकी मोबाइल वैन जो एम्बुलेंस है हमारे स्टेज और कम्युनिटी पेट्स के लिए स्पॉट ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर रही है. सागर जी, थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए. हमें बताइए, आपके ट्रीटमेंट सेंटर चलाने के लिए आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स और बर्ड्स को कैसे रखा जाता है? क्या जनरल वार्ड, आईसीयू इस तरह का कोई डिवीजन भी बना है? हेलो, नमस्ते. मैं सागर सावला भूमि जीवदया संवर्धन ट्रस्ट से आज कई बातें आपसे शेयर करने वाला हूं. सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू रिंकी बैनर्जी मैम, जिन्होंने हमें यह चांस दिया. अभी कुछ क्वेश्चंस जैसे रिंकी मैम ने पूछे हैं उसका पहले आंसर दूंगा और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें ऐड करूंगा. 6 इयर्स कंप्लीट करके हम 7 इयर्स में एंट्री हुए हैं भूमि जीवदया में. तो हम लोग ने अभी पूरा ऐसा प्लान आउट किया है कि ये सितंबर महीना चल रहा है, 1 अक्टूबर से हमारी एनजीओ 24 आवर्स सर्विस देगी पूरे नवी मुंबई में, फ्रॉम डीगा, एरोली टू पनवेल. रात को भी हमारे एम्बुलेंस पे डॉक्टर्स रहेंगे. 24 घंटा कहाँ पे भी कोई भी बर्ड एनिमल इंजर्ड होगा, यू हैव टू कॉल अस. हम लोग का बंदा आके वहाँ पे ट्रीटमेंट करेगा. जिसे एडमिट करने की ज़रूर रहेगी हम हमारे यहाँ पे एडमिट करेंगे. उसमें भी जैसे मैम ने कई चीज़ें कही, वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ कीपिंग 110 के करीब डॉग, जिसमें हम कुछ ब्रेकअप्स आपको दे रहे हैं. वी विल कीप अ 75 डॉग्स नियरली, जो भी अलग अलग बीमारी के हैं. वी हैव अ स्पेशल वार्ड फॉर द पैरालिसिस वार्ड, जो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से अभी हमारे यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं. कहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन मलहम से उनके 4-5 सीटिंग में रिजल्ट्स आए हैं. स्पाइन टूटे हुए डॉग्स भी हमारे वहाँ पे अच्छे ट्रीट हो रहे हैं. तो नियरली 75 ऑल टाइप ऑफ डॉग्स, 25 पैरालिसिस डॉग्स. एंड रिसेंटली जैसे मैम ने कहा कि आपके पास कोई आईसीयू यूनिट है कि नहीं, तो रिसेंटली हम लोग ने आईसीयू यूनिट चालू किया है फॉर गैस्ट्रो एंड पार्वो डॉग्स.
सो रिसेंटली वी आर ट्राइंग अप विद द 10 डॉग्स. हमारे पास 10 डॉग्स विद अपॉइंटमेंट आप भेज सकते हो. अगर जगह रहेगी तो हम जेन्युइनली एडमिट करेंगे. एंड वी आर रियली गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स इन दी गैस्ट्रो डॉग्स ऑल्सो. तो ये सब अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. साथ में वी हैव अ बर्ड्स यूनिट ऑल्सो. आपको कोई भी स्पीसीज का बर्ड्स इंजर्ड मिला, यू प्लीज गिव अस द कॉल. रैबिट्स है, टॉर्टॉइज है, गिनी पिग्स है, कुछ भी इंजर्ड होता है, यू प्लीज कॉन्टेक्ट अस. वी हैव अ डिसेंट स्पेस ऑफ नियरली 800 to 1000 बर्ड्स और ये साइड रखने के लिए. वो भी एक महीने में पूरा एवियरी रेडी हो जाएगा. So of nearly 1st October we are coming up with all these things for Navi Mumbaikars as well as the all over Bombay, and this service would be 24 hours open for all over Bombay. खाली इतना रहेगा कि हमारी एम्बुलेंस वैन 24 घंटा रात को भी जाके रास्ते पे ट्रीटमेंट करेगी एंड पिकअप भी करेगी डॉग, बट ओनली इन दी नवी मुंबई. आउट ऑफ नवी मुंबई आप प्लीज प्राइवेट एम्बुलेंस में हमारे यहाँ पे जानवर भेजिए. जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है आपको मैं हेल्पलाइन नंबर बोलूंगा, आप उस पर कोऑर्डिनेट कीजिएगा, वो आपको बताएंगे. थोड़ा बहुत आपको फंड से हेल्प करना रहेगा क्योंकि कैसा है, दिस इज द प्राइवेट एनजीओ, सो वी ऑल्सो नीड्स द फंड्स. एंड बहुत रिजनेबल रेट्स में हम लोग ये सब काम करने वाले हैं. आप सभी का सपोर्ट ज़रूरी है, तब जाके हम कहाँ ना कहाँ पे एक बहुत अच्छे से हम ये काम कर पाएंगे. नो डाउट पूरे बॉम्बे में देयर आर लॉट ऑफ एनजीओज हु आर वर्किंग डे एंड नाइट. बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है. एनिमल लवर्स जितने डिसेंट्स है जो काम कर रहे हैं. और भी बाय गॉड ग्रेस लॉकडाउन में हमारे यहाँ पे ये सब सुविधा हमने चालू की है. तो हम पूरे मुंबईकर्स को बोल रहे हैं, आप प्लीज़ हमारे यहाँ पे कभी भी जानवर भेजिए. वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. जस्ट वन थिंग जो मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ, कोई प्लीज़ बुरा मत लगाइएगा. सी वी आर ऑल्सो दी ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो दी जो मेरे पास स्टाफ है दे आर दी डॉक्टर्स. वी विल ट्राई आवर बेस्ट. पर भगवान ना करे कभी भी कोई भी एनिमल को हमारे यहाँ पे कोई डेथ हो गया या कुछ हो गया, यू हैव टू बिलीव अस सर या मैम, क्योंकि and you will get a daily updates. Whatever animals you will send at our place, the caller can get a update daily from our doctors. We will not just share you the photos and videos. हफ्ते में एक बार जरूर देंगे आपको, क्योंकि बहुत टाइम लगता है. लोगों जिद करते हैं कि दिन में 3-4 बार फोटो वीडियो भेजो, वो पॉसिबल नहीं रहता है. हफ्ते में हम लोग आपको एक बार फोटो या वीडियो भेजेंगे. इतना सब कुछ हम लोग ने ये सब चीज़ें ऐड की है. From 1st October, the full-fledged this all things would be running. Recently also, you can send 24 hours animals at our place. खाली इतना है कि आपको मॉर्निंग 10:30 से इवनिंग 7:30 तक एनीहाउ हमारी हेल्पलाइन पे हमारे डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके इन्हें भेजना है. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज टेक केयर. जब तक कोरोना नहीं है, बी सेफ एंड ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. जी, अब हमारे साथ जुड़े हैं योडा शेल्टर के मीना जी. मीना जी, थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए. हमें बताइए योडा की शुरुआत कैसे हुई और क्या था मोटिवेटिंग फैक्टर. क्या ये फ्री शेल्टर है या पेड है? कुछ दिनों पहले ऐसे सुनने में आया था, न्यूज में आया था कि योडा के वर्कर्स पर कुछ बाहर के लोगों ने किसी आर्ग्यूमेंट के बीच में फिजिकल हमला कर दिया था. क्या ये झगड़ा एनिमल्स को लेकर था या शेल्टर चलाने को लेकर था? इसके बारे में जरा बताइए. और क्या हुआ था, मुंबई पुलिस ने आपकी सही तरह से मदद की थी या नहीं? इसके बाद आगे ये भी बताइए कि ये फॉस्टर शेल्टर है आपका या फिर ये आप यहाँ पर परमानेंट केसेस भी रखते हैं? और जब इमरजेंसीज होते हैं, जैसे डेली रेस्क्यूअर्स हैं, उनके तो रोज ही वो बेचारे इमरजेंसीज में लगे रहते हैं, तो उनके लिए जो उनका जो फॉस्टर चार्जेस वगैरह होता है
तो आपकी जानकारी में वो कहाँ से ये इन चीजों का बंदोबस्त कर पाते हैं? इन सब बातों के बारे में थोड़ा सा हमें आज इंसाइट दे दीजिए। हाय, मीनल जी आज अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं अभिषेक सोपारकर, को फाउंडर ऑफ योडा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। बेसिकली हम लोग 5 को फाउंडर्स हैं जो साथ में मिलकर काम करते हैं। पहले हमारी मुलाकात जनरल, हम लोग प्राइवेट पर्सनल रेस्क्यूज करते रहे, फिर सोशल मीडिया से हमारी मुलाकात हुई सबकी, और फिर हमने काफी समय एक साथ काम किया, और उसके बाद योडा ये स्थापित हुआ। और जहां तक ये फ्री और पेड है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं पे करने के लिए, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पे करें तो ठीक है, बेहतर है, और अगर कोई पे नहीं कर सकता है तो उन्हें कोई फोर्स नहीं किया जाता, और डोनेशंस जो अपने मर्जी से कोई भी देना चाहता है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, और विथ रिसीट ऑब्वियसली। एंड जहां तक वो फाइट की बात है, जहां तक आप बोल रहे हैं कि एक असॉल्ट हुआ है, वो लीगल डिस्प्यूट है, तो उसमें ज्यादा कमेंट करना सही नहीं होगा इसी वक्त पे। और मुंबई पुलिस आई एम श्योर अपना काम करती ही है काफी अच्छे से। एंड फिर फॉस्टर और परमानेंट का जहां तक बात है, फॉस्टर हमारे इधर परमानेंट केसेस भी है, लोग फॉस्टर भी रख के जाते हैं अपने पेट्स, जो अगर हॉलीडे पे अगर गए तो हम लोग फॉस्टर भी करते हैं उनके एट अ मिनिमल कॉस्ट ऑब्वियसली। एंड परमानेंट केसेस है, जैसे एम्पुटेशन के केसेस है, या वेरी ओल्ड डॉग है कोई, या कैट है जो रोड पे सरवाइव नहीं कर सकते, वो परमानेंट हम लोग के इधर रह जाते हैं, बट वी प्रेफर कि ऐसा ना हो और उनको घर मिले, इसलिए हम अडॉप्शन पे ज्यादा जोर देते हैं। और जो डेली रेस्क्यूज है उसके लिए हमारी एम्बुलेंस अवेलेबल है, हमारे रेसिडेंट डॉक्टर काफी केपेबल है, डेली ऑपरेशंस होते हैं, न्यूट्रिंग सर्जरीज करते हैं हम, एंड जितने हो सके उतने कॉल्स अटेंड करते हैं, ह्यूमनली पॉसिबल जितना हो सके उतना हम लोग सब मिलके प्रयास करते हैं कि एनिमल्स की सहायता की जाए। और डेली रेस्क्यूअर्स को, जैसे कोविड-19 में जब भी लॉकडाउन था, अभी योडा ने कलेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ अ कपल ऑफ कॉर्पोरेट्स हम लोग ने काफी फूड डिस्ट्रीब्यूट भी किया, अराउंड अबाउट 50,000 kgs फूड डिस्ट्रीब्यूट किया लोकल फीडर्स को, एंड दैट स्टार्टिंग फ्रॉम नाला सुपारा टू कोलाबा, सबको ये प्रोवाइड किया गया। तो फीडर्स और डेली रेस्क्यूज की में मदद हम लोग काफी करते हैं, जितना हो सकता है उतनी करते हैं। तो वी होप दैट यू सपोर्ट अस इन दिस कॉज, एंड वी विल लाइक टू डू दिस, कंटिन्यू डूइंग दिस वर्क फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। थैंक यू। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai, सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। जी, अब हमारे साथ जुड़े हैं बदलापुर के हैंडीकैप्ड एनिमल शेल्टर के इंचार्ज गणराज जैन जी। थैंक यू हमारे पैनल से जुड़ने के लिए। आपका शेल्टर क्या सिर्फ हैंडीकैप्ड एनिमल्स को ही रखता है, या किसी भी एनिमल जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है उसे भी शेल्टर मिलती है? लास्ट ईयर जब फ्लडिंग हुआ था तब सुनने में आया था कि कुछ लो लाइंग एरियाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। उस वक्त कई एनिमल शेल्टर्स भी मुसीबत में आ गए थे और उनको फिर से खड़े होने में काफी टाइम लग गया और एफर्ट भी बहुत लग गई। हमें आपके अनुभव के बारे में बताइए इस सिचुएशन को लेकर, कि कैसे कैसे मुश्किलों से लड़ना पड़ा, और डेली भी आप जो शेल्टर चलाते हैं उसमें आपको किस तरह से कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड एनिमल्स को शेल्टर देने में।
क्योंकि ऑब्वियसली जो नॉर्मल जो फिजिकली हैंडीकैप नहीं होते हैं उनकी तकलीफें और अलग होती हैं फिजिकली हैंडीकैप एनिमल्स से। तो किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इस बातों के बारे में आज हमें थोड़ा सा इंसाइट दे दीजिए। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम गणराज जैन है और हमारा बदलापुर में पानवठा नाम का अपाहिज जानवरों का अनाथ आश्रम है, जहां सिर्फ हैंडीकैप एनिमल्स को ही संभाला जाता है। ये ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है। मैं पिछले कई सालों से सफर इस नाम का ट्रीटमेंट सेंटर ही चलाता था, जहां से लगभग 5000 जानवरों को, इंज्योर्ड जानवरों को जरूरती उपचार करके फिर अच्छा बना के वापस नेचर में छोड़ा गया। जानवर ठीक होने के बाद उन्हें फिर से वही जगह पे छोड़ा जाता था जहां से उनको इंज्योर्ड अवस्था में लाया गया है। किंतु कई बार ट्रीटमेंट के दरमियान कई जानवरों को एम्पुटेशंस होते थे। कई बार उनका पैर कट जाता था या फिर एक्सीडेंट के वक्त आंखों को मार लगने की वजह से वो बच्चा अंधा हो जाता था। फिर ऐसे बच्चों को जो कि टोटली हैंडीकैप हो गए, उनको वापस बाहर छोड़ना ये ठीक नहीं था। और यही चीज मुझे बहुत सालों से परेशान कर रही थी। और यहीं से पानवठा ऑर्फनेज फॉर हैंडीकैप एनिमल्स इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। अभी जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि पिछले साल हुए नुकसान के बारे में, उसके बारे में कुछ बताता हूं। लगभग 3 साल पहले हम लोगों ने हमारा जो ट्रीटमेंट सेंटर था उसको इस ऑर्फनेज में कन्वर्ट किया। अब ऑर्फनेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि जो हैंडीकैप और फिजिकली डिसेबल्ड जानवर है उनके लिए केजेस, उनका फ्लोरिंग ये कुछ अलग बनाना पड़ता है। तो हम लोगों ने बहुत सारी मेहनत करके जितना भी ताकत लगा सकते थे वो लगा के एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की। और उसी साल, मतलब पिछले साल, जो बाढ़ आई उसकी वजह से बहुत कुछ नुकसान हो गया। जैसे कि आश्रम की जो मुख्य शेड थी उसका बड़ा हिस्सा गिर गया, 15 पिंजरे बह गए, 5000 लीटर की 3 पानी की टंकियां थी, गोबर गैस का यूनिट था, जानवरों का खाना गया, दवाई गई, और इस सब के साथ में हम लोगों का हौसला भी चला गया। हौसला इसलिए चला गया, ऐसे मैंने कहा, क्योंकि चीजें गई उनका बहुत ज्यादा दुख था। क्योंकि जो चीजें बनाने के लिए मैंने अपने बीबी के मंगलसूत्र तक को बेच दिया था, मगर उससे भी बड़ा नुकसान हमारे लिए ये था कि हमारे लगभग 20 जानवर बह गए। और उस 20 जानवरों में से लगभग 15 जानवरों की डेड बॉडीज हम लोगों को अगले 1 या 2 दिन के बाद मिल गई थी। यह अनुभव इतना बुरा है, उसके ऊपर बात करना मुझे अभी भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसके लिए मैं आपके अगले पॉइंट की तरफ आता हूं। क्षमा चाहता हूं, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने पूछा था कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं फिजिकली हैंडीकैप्स एनिमल को शेल्टर देने के लिए। एक्चुअली ये काम जो है सच में अलग है, क्योंकि नॉर्मल जानवरों को उनकी जो जरूरतें हैं वो थोड़ी सी अलग होती है, और इन जानवरों की जो जरूरतें हैं वो काफी अलग है। जैसे कि उनको रहने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अलग है, उनके केजेस अलग है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे जानवरों के पिछले दोनों पैर घिस कर चलते हैं, तो उनको नीचे का जो फ्लोरिंग है उसका सरफेस जो है वो पूरा प्लेन बनाना पड़ता है, या फिर ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। हर एक को अलग अलग ध्यान देना पड़ता है, उन्हें खाना भी
अलग अलग देना पड़ता है। जैसे बहुत सारे शेल्टर्स में कॉमन फीडिंग रहता है, वैसे कॉमन फीडिंग इनको नहीं कर पाते, तो उनको अलग अलग खाना खिलाना पड़ता है, उनको घुमाना भी अलग अलग पड़ता है। ये बहुत सारे चैलेंजिंग जॉब्स है जो कि हैंडीकैप एनिमल्स के बारे में करने ही पड़ते हैं। जाते जाते आपको आपके द्वारा समाज को एक्चुअली एक अपील करना चाहता हूं कि आपके नजदीक में अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा है, चाहे वो बड़ा शेल्टर ना संभालता हो, वो बस स्ट्रे डॉग्स को कोई फीडिंग कर रहा है या फिर कोई मेडिसिन के लिए उनके काम करना चाहता है, तो उन्हें मदद कीजिए। क्योंकि बिना किसी बड़े संस्था के या गवर्नमेंट के किसी ग्रांट या एड के कोई भी प्रोजेक्ट चलाना ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है, बहुत दिक्कत वाली बात होती है। हम लोगों ने बहुत सहन किया है इसके बारे में। विदाउट एनी ग्रांट आपको सालों काम करना है, तो समाज आपके साथ होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे मैं मानता हूं। आखिर में आप सभी को ये कोरोना खत्म होने के बाद हमारे प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और एक छोटा सा अपील और करना चाहता हूं कि अगर कोई भी हैंडीकैप एनिमल, कोई बच्चा आपको ऐसे कहीं पे भी दिखता है जिसको आपको देख के लगे कि ये बच्चा बाहर जी नहीं पाएगा या फिर उसको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो उसको आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करके कभी भी हमारे पास भेज सकते हैं। बस एक चीज है कि उस वक्त हमारे यहाँ पे केज खाली होना चाहिए, एक आध केज खाली होना चाहिए कम से कम, क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं। अभी भी हमारे पास जितने जानवर हैं उनसे आधे केज में हम लोगों ने एक एक केज में दो दो जानवर एडजस्ट कर करके रखे हुए हैं, क्योंकि पिछले साल जो डैमेज हुआ है उसके बाद अभी भी हम लोग ये रिकवरी स्टेज में ही है। बहुत कुछ चीजें हैं जो बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आधा भी काम बना नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग ने एक फिर से शुरुआत तो की है। अगर आपको कोई भी जानवर ऐसे दिखता है कि जो अपाइज हो गया है, आफ्टर ट्रीटमेंट उसको बाहर रखना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको आप 100% कभी भी 24/7 हम लोग अपाइज जानवरों के लिए यहाँ पे है। और ये सेवा बिल्कुल मुफ्त है। उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज या फिर ये कुछ भी नहीं भरना है। आपको बस वो जानवरों को हमारे पास भेजना है। हम लोग हमारी तरफ से जितना ट्राई कर सकते हैं उतना करेंगे। आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पूरा सुन लिया और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मन से आप सभी को धन्यवाद। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai, सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। अब हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित पाटिल। इनका खारगर में मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है। इन्होंने बहुत सारे रेस्क्यू केसेस को ट्रीट किए हैं और कई रेस्क्यू शेल्टर्स में इनका आना जाना भी होता है। डॉक्टर अमित, थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए। आप हमें बताइए कि शेल्टर में क्या 24/7 डॉक्टर का होना ज़रूरी होता है या सिर्फ केस पर अटेंड करना ही काफ़ी है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी वार्ड बॉयज़ या शेल्टर में जो काम करने वाले लोग, उनका कभी कभी किसी भी एनिमल का बीमार पड़ना ठीक से समझ ना आए और वो रिपोर्ट ना करें,
जिससे ट्रीटमेंट डिले हो सकता है और कभी कभी सिचुएशन हाथ से भी निकल जाता है या निकल जा सकता है। तो क्या 24/7 डॉक्टर होने से नंबर ऑफ जो डेथ्स हो जाते हैं शेल्टर में, क्या वो कम हो सकता है या उसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है? इन सब चीजों के बारे में आज हमें थोड़ा इंसाइट दे दीजिए। Good morning. This is Dr. Amit Patel. Thank you for calling me for this discussion. सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि जो आपने ये पॉइंट पे फोकस किया है शेल्टर्स में होने वाले प्रॉब्लम, जिसमें जैसे कि बेसिक प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द शेल्टर्स लोकेटेड होते हैं सिटीज़ के बाहर, जहाँ पे बेड्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत इशू होता है। तो इस प्रॉब्लम में मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि जब आपके पास मोर देन 100-200 एनिमल्स होते हैं और बड़ा शेल्टर होता है, तो आप एक वेट हायर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पर अगर ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, उस सिचुएशन में आप एक पैरावेट या वेटरनरी असिस्टेंट रख सकते हैं, जो आजकल टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन करके किसी नियर बाय वेट से टच में रह के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करें और उनके गाइडेंस के अंडर, एक रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर के गाइडेंस के अंडर वो वहाँ पे बेसिक्स कर ले। और जनरली शेल्टर्स होते हैं वहाँ पे क्रॉनिक केसेस ज़्यादा होते हैं, रेस्क्यूज जो उनको क्रॉनिक डिजीजेस, अनरिपेरेबल इंजुरीज या लास्ट होम जैसे होता है किसी डॉग्स के लिए, तो वहाँ पे टेक्निकल पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे पॉसिबल है तो आप किसी नियर बाय वेट्स का एक वंस इन अ वीक विजिट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जहाँ पे आप सभी एनिमल्स का इंस्पेक्शन करवा के जो इंस्ट्रक्शन है फर्दर नेक्स्ट वीक देखिए डॉक्टर कैन गिव टू द लोकल बॉय ये करके। और मैं ऐसा और एक सजेस्ट करूँगा कि आजकल इतने एनिमल एक्टिविस्ट है, फीडर्स है, हैंडलर्स है, ट्रेनर्स है, जो एम्बुलेंस पे काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने बेसिक एक वेटरनरी असिस्टेंट का कोर्स होता है। इंडिया में ऐसे 4-5 एनजीओज है, इंटरनेशनल एनजीओज, जो ऐसे कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। मैं उनको सबको एक सजेस्ट करूंगा कि उन्होंने ऐसे एक 14 डेज के या 7 डेज के छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज कर लेने चाहिए, जहाँ पे बेसिक्स लाइक बेसिक पैरामीटर्स एनिमल्स के लेते हैं, जैसे पल्स, हार्ट रेट, टेम्परेचर, ये सब लेना आना चाहिए। बेसिक फर्स्ट एड मेडिकेशन जैसे रहता है वो टैबलेट्स देना, या एनिमल हैंडलिंग होता है, या ड्रेसिंग, वुंड मैनेजमेंट, बैंडेजिंग, ये सब बेसिक सिखाते हैं वहाँ पे। तो ऐसे कोर्सेज करेंगे तो, और ऐसे करके कोर्सेज किए हुए अगर कैंडिडेट आपके शेल्टर्स पे होंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अभी ऐसे कोर्सेज कहाँ होते, तो ऐसे उदयपुर में एक एनजीओ है, जयपुर में एक एनजीओ है, और मुझे जैसे जो का ज़्यादा नॉलेज है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेटरनरी सर्विसेज का इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऊटी में है। वहाँ पे वेटरनरी असिस्टेंट्स के लाइक 14 डेज के कोर्सेज होते हैं। उनके वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। बाद में गोवा में हिक्स WVS का हिक्स का एक कोर्स होता है, वो भी 14 डेज का होता है। उनके वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर करके एक कोर्स कर सकते हैं। उस कोर्स करने के बाद यू कैन डू एटलीस्ट बेसिक्स। इंट्रावेनस कैथेटराइजेशन आता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शन देखने सकते हैं आप। जो भी है आपको अंडर द गाइडेंस ऑफ रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर से अंडर करना है। तो एक अच्छा तरीका है, अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप ऐसे टेक्निकल कोर्सेज में ट्रेन होके खुद काम करें। और आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Khargar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। जी, अब हमारे साथ जुड़े हैं अमनप्रीत जी, जो नायगांव से हैं और अब काफी सालों से एनिमल रेस्क्यू से जुड़े हैं।
अमनप्रीत जी, आपका शेल्टर चलाने का एक्सपीरियंस के बारे में हमें आज बताइए, और आपने शुरुआत कैसे की और क्यों की? क्या एक वो मोटिवेटिंग फैक्टर था जिससे आपको लगा कि क्या वो ड्राइव था कि जिससे आपको लगा कि आपको एक एनिमल शेल्टर चलाने की ज़रूरत है? उसके बारे में भी बताइए। और जो लोग हैं, जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, जो शेल्टर शुरू करना चाहते हैं, उनको किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या कंसिडरेशन में लेने की ज़रूरत है कोई भी शेल्टर स्टार्ट करने के पहले? उस बारे में भी थोड़ा आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप शेयर कर दीजिए। और अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है, उसमें बहुत सारे जानवर हैं जो जिनको फॉस्टर की ज़रूरत हो जाती है जब उनके जो ह्यूमन फैमिली हैं अगर वो क्वारंटाइन में चले गए तब। उस टाइम पर आपका कोई कोविड का शेल्टर है जो ऐसे एनिमल्स, पेट एनिमल्स के लिए शेल्टर देने का काम कर रही है? उस बारे में भी हमें आज बताइए। हाय, जो मुझे सुन पा रहे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अमनप्रीत वालिया, फाउंडर ऑफ अमन्स एनिमल्स रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन से, जो कि मुंबई में एक छोटा सा शेल्टर होम है जहां पर रास्ते के जरूरतमंद एनिमल्स को रखा जाता है। आज हमारे पास 70 एनिमल हैं, जिसमें से डॉग्स, कैट, हेन्स और टॉर्टॉइज और काफी इंजर्ड बर्ड्स हैं। ये सारे जानवर या तो पैरालाइज्ड हैं या ब्लाइंड हैं या अबैंडन किए हुए हैं। मैं पिछले 12 सालों से रास्ते के 350 एनिमल्स को फीड करती आ रही हूँ। कहते हैं हर अच्छे काम के पीछे एक कहानी होती है जिससे हमें रोज एक नई उम्मीद मिलती है, और वो उम्मीद हमारे लिए डोडो था। डोडो हमारा फर्स्ट रेस्क्यू डॉग था जिसने हमें एनिमल से प्यार करना सिखाया, और उसकी वजह से आज ये AARF है। मैं आज जिस भी जरूरतमंद एनिमल्स को देखती हूँ, मुझे हर एनिमल्स में मेरा डोडो ही दिखाई देता है, और उससे और मुझे मोटिवेशन मिलती है उनकी मदद करने के लिए। डोडो ने हमें सिखाया कैसे दूसरे एनिमल से हमें प्यार करना है, उनकी भाषा को समझना है, उनकी तकलीफों में हमें उनकी मदद करनी है। आज जो भी उम्मीद या मोटिवेशन कह लीजिए हमें डोडो से ही मिली है, उसकी वजह से आज हम इतने सारे एनिमल्स को हेल्प कर पाए हैं। ये जानवर बेजुबान होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, पर इनकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। तो ये हर कोई समझ नहीं पाता है शायद, पर अगर समझने की हम कोशिश करेंगे उनकी आंखों में, तो वो ऐसे लगता है कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। और ये तब हो पाता है जब आपके पास आपके घर में एक डॉग आता है। ये डॉग हमें ये सब चीजों की जानकारी देता है, ऐसे कह लीजिए कि हमें समझाता है, हमें मोटिवेट करता है कि हम और एनिमल्स को हेल्प कर पाए। एनिमल शेल्टर स्टार्ट करने का ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं एनिमल शेल्टर स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हमने डोडो को रेस्क्यू किया था। तो मगर हम जब उसके आने के बाद हमने फीडिंग जरूर स्टार्ट की। नीचे बिल्डिंग में हम फीडिंग करने लगे, तो वहां पर से 2 डॉग हमें मिले जो बहुत बुरी तरह से जख्मी थे, तो हम उनको घर पे उठा के ले आए। फिर उनका ट्रीटमेंट किया, उनको हील किया, पर वो बाद में नीचे नहीं गए क्योंकि वो बहुत लोगों ने उनको मारा हुआ था, बहुत अब्यूज किया हुआ था, तो वो हमारे पास ही रह गए। फिर एक हादसा हुआ, एक मदर डॉग जो हमारी फीडिंग की डॉग थी, उसके बिल्डिंग में करंट लगने से उसकी डेथ हो गई, और वो 5 बच्चे हमने उठा लिए क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि हम फीड करते थे वो डॉग को, और कोई भी आगे नहीं आया उनकी हेल्प करने के लिए। तो उनके लिए हमने लैक्टेटिंग मदर ढूंढी, क्योंकि हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि उनको कैसे बचाया जाए, क्योंकि 5 दिन के बच्चे हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हमने कभी इतने छोटे बच्चे पाले नहीं थे। तो हमें एक लैक्टेटिंग मदर मिली, हमने उसके साथ उनको सेट कर दिया, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसका भी 3rd डे एक्सीडेंट हो गया, और उसके 6 बच्चे वो भी हमारी जिम्मेदारी बन गई।
तो हमारे पास 11 बच्चे हो गए और ऊपर से 5 रेस्क्यू बच्चे हमारे छोटे से फ्लैट में थे। तो हमने बहुत ट्राई किया, उनको बहुत जगह से पूछा भी कि कोई इनको लेगा या इनको एडॉप्शन करेगा, पर इतनी नॉलेज ना होने की वजह से हमें कुछ पता नहीं था, तो वो भी बच्चे हमारे पास ही रह गए। फिर हमने सोसाइटी से हमें प्रॉब्लम होने लगी कि इतने सारे बच्चे छोटे से फ्लैट में हैं, तो हमने सोचा कि हम एक बंगलो रेंट पे ले लेते हैं, पर फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो हमें फ्लैट बेच के हमने उसका डिपॉजिट इकट्ठा करके हमने बंगलो रेंट पे लिया। और वो बंगलो में ऐसे ही रेस्क्यूजेज आने लगे, फिर लोगों को पता चलने लगा, लोग डंप करने लगे, तो वो घर, हमारा घर कब शेल्टर होम में बदल गया वो पता नहीं चला। और शेल्टर खोलना जो चाहते हैं लोग जरूर खोलें, अच्छी बात है, मगर बहुत इजी नहीं है। तो खोलें शेल्टर होम खोलना, पर शेल्टर होम खोलने से पहले उनको वॉलंटियरिंग करना चाहिए किसी भी शेल्टर होम में जाके, क्योंकि इतना इजी नहीं है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, डेडिकेशन लगता है, फाइनेंशियली हमें स्ट्रांग होना पड़ता है और एक्सपीरियंस होना चाहिए हमें एनिमल्स के साथ में। तो जब ये चीजें एक बार आ जाती हैं तो हम एनिमल शेल्टर ओपन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका मोटिवेशन कौन है, मतलब आप किस लिए शेल्टर होम खोलना चाहते हो, कि हर एक चीज के लिए एक मोटिवेशन और एक बोलते हैं पुशअप जरूरी होता है। जैसे हमारे लिए डोडो था, तो उनके लिए भी कोई मोटिवेशन होना चाहिए। फिर एनिमल केयर बहुत सारा टाइम लेता है, उसमें बहुत सारा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है, पूरा दिन कभी कभी एक रेस्क्यू के पीछे चला जाता है और बहुत सारा टाइम और हार्ड वर्क देना पड़ता है आपको। और सबसे बड़ी बात होती है डेडिकेशन, और ये बहुत सारा इमोशनली भी हम इसमें ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि हम हर एनिमल्स के पास पहुंच नहीं पाते और हर एनिमल को हेल्प मिल जाए ये भी नहीं हो पाता है। तो उस वजह से इसमें एनिमल शेल्टर ओपन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी लगता है, फिर उनमें उनको फीड करना, पूरा टाइम उनको ट्रीट करना, फिर उनके लिए वेट बिल्स, ये सब बहुत ज्यादा मतलब एक खर्चीला है। इसमें पैसा है आपके पास तो आप ओपन कर सकते हो, बस उसमें आप अपना पूरा एफर्ट्स डाल सकते हो, आपके पास डेडिकेशन है तो उतना सब आप कर सकते हो। कोविड ने एनिमल को हाल बहुत बुरा किया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब होटल्स, सब रेस्टोरेंट और ऑफिस जाने वाले एम्प्लॉयज जिन पर हमारे बच्चे, हमारे एनिमल्स डिपेंड थे खाने के लिए, पीने के लिए, और कुछ लोग एनिमल लवर ट्रीटमेंट भी कर देते थे रास्तों पर, तो ये उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है कोविड की वजह से। और हम उनको फोस्टर तो नहीं कर पाए, पर हमने उनको फीडिंग का एरिया बढ़ा के हमने उस तरह से उनकी हेल्प की, उनको हॉस्पिटलाइजेशन किया, उनका ट्रीटमेंट किया, क्योंकि कोविड लॉकडाउन की वजह से लोगों ने बहुत सारा रैश ड्राइविंग किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स इंजर्ड हुए। और मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को कि अपने पेट्स को अबैंडन ना करें। कोविड एनिमल से नहीं होता है, ये ह्यूमन का बीमारी है, ह्यूमन से होता है, पर लोगों ने बहुत सारे अपने एनिमल्स कोविड की वजह से अबैंडन किए हैं, उसमें से कुछ हमने भी रेस्क्यू किए हैं, बट फोस्टर नहीं हम कर पाए, पर हमने हर तरह से उनको हेल्प करने की कोशिश की, फीडिंग का एरिया बढ़ाया, उनको ट्रीटमेंट दिया, उनको जैसे जैसे हमारे बस में था हमने वो सब उनको किया। मैं बस इतना एंड में कहना चाहूंगी कि जो कोविड की वजह से जो एनिमल्स पर इम्पैक्ट हो रहा है, तो सोसाइटीज को समझना चाहिए कि वो बेजुबान है, वो कहाँ जाएंगे।
सोसाइटीज ने जैसे एनिमल्स को बाहर निकाल दिया, सोसाइटीज ने भी बहुत सारे एनिमल्स अबैंडन किए, तो ये उनका ड्यूटी है कि उनको वैक्सीनेशन दे, उनको स्टरलाइज करे, उनको खाना दे। ये एक ह्यूमैनिटी है जो हमें किसी भी कीमत पर नहीं खोनी चाहिए, और हम आज भी यही कर रहे हैं कि हम स्टरलाइजेशन करते हैं, हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, जितना भी हम हो सके हम अपने एनिमल्स की मदद करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इनको प्लीज आप लोगों के प्यार की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है। उनको पत्थर की जगह उनको खाना दे दें, एक पैकेट बिस्किट दे दें। काइंडनेस कुछ भी कॉस्ट नहीं करती है, ये फ्री में आती है, हमारे दिलों में होती है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai, सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। शेल्टर्स की बात करें तो शेल्टर्स सिर्फ बर्ड्स और स्मॉल एनिमल्स को ही जरूरत नहीं होती, शेल्टर्स की जरूरत लार्ज एनिमल्स को भी होती है, जैसे घोड़े, डोंकीज, गाय। इस तरह के जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनको भी शेल्टर्स की जरूरत होती है, जो डोमेस्टिक लार्ज एनिमल्स हैं, खास करके वो जिनको उनके ओनर्स ने अपना काम निकालने के बाद रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया होता है, और वो किसी बीमारी या फिजिकल अब्यूज जैसे कोई व्हीकल एक्सीडेंट की इंजरी का शिकार बन जाते हैं। ऐसे ही रेस्क्यूड लार्ज एनिमल्स के लिए अब कई संस्थाएं आई हैं, खुले हैं। ध्यान फाउंडेशन ऐसे ही एक संस्था है जो रेस्क्यूड लार्ज एनिमल्स को नया जीवन देने की कोशिश करती हैं। थैंक यू रिद्धि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिद्धि जी, हमें बताइए कि स्मॉल एनिमल शेल्टर से कितना डिफरेंट होता है लार्ज एनिमल शेल्टर, और इसे चलाने में कैसे कैसे प्रैक्टिकल बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे एम्बुलेंसेस। मेरे ख्याल से लार्ज एनिमल्स के लिए बड़े एम्बुलेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। फिर स्पेस इश्यूज, लार्ज एनिमल्स के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए खाना, किस तरह का खाना मंगवाना पड़ता है, और मेडिकल नीड्स वगैरह कैसे ध्यान रखते हैं। इन सारी चीज़ों से जो जुड़ी बातें हैं उनके बारे में आज हमें थोड़ा इंसाइट दे दीजिए। Namaste and hello to all listeners. I'm Shreya from Dhyan Foundation, and today I'm here on behalf of Riddhi, who was supposed to be here but is caught up with some other engagement. Today I will tell you that what exactly is Dhyan Foundation and what is the work that we do as part of our initiatives. So, Dhyan Foundation is basically a thought to aid creation. इसी थॉट को आगे बढ़ाने के लिए हम तरह तरह की एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं, बी इट लार्ज एनिमल शेल्टर्स चलाना, लंगर्स करना, आनंद विद्यालय चलाना, जिसमें हम जो लेस प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हम उनको पढ़ाते हैं, या फिर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा रेस्क्यू की गई कैटल को रिहैबिलिटेट करना। इंडो बांग्ला बॉर्डर पर कैटल स्मगलिंग का मेनेस कई सालों से चला आया है, और इस मेनेस को इसलिए आज तक कोई नहीं रोक पाया है क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिन पशुओं को पकड़ती है उनको रिहैबिलिटेट करने वाला कोई आगे नहीं आया है अभी तक। जब ध्यान फाउंडेशन के ऑफिशियल्स को ये बात पता चली तो हमने इन पशुओं को अपने केयर में लेना शुरू किया, और आज के समय पे
हमारी 30+ गौशालाज हैं all over the country, and we have rehabilitated successfully more than 30,000 cattle. तो although हमारे नोएडा, सदराना, डेरा, हैदराबाद, बैंगलोर और कई जगहों पे ऐसे शेल्टर्स हैं जहां लार्ज एंड स्मॉल हर तरह के एनिमल्स की देखरेख की जाती है, मगर हमारा जो एक स्पेशलाइजेशन हो गया है वो मोस्टली लार्ज एनिमल्स में ही हो गया है, क्योंकि हम आज इतने बड़े स्तर पर बड़े पशुओं की देखरेख कर रहे हैं. Like I said, we have more than 30,000 cattle across gaushalas in the country. तो अब अगर हम ये बात करें कि हाउ इज लार्ज एनिमल केयर एंड मेंटेनेंस डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल एनिमल केयर, तो देर आर सर्टेन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस दैट कम इनटू द पिक्चर. आई विल टॉक अबाउट दीज वेरी ब्रीफली. दैट अगर आप एक लार्ज एनिमल को देखें तो इट इज नियरली 120 to 140 kgs का एक एनिमल होता है. तो जब हम उनकी पिकअप भी करने जाते हैं, अगर हमें हमारे हेल्पलाइन पे, हमारी 24 आवर हेल्पलाइन चलती है, अगर उस पे हमें कॉल्स आते हैं कि फलाना जगह पे इस तरह से किसी एनिमल को चोट लग गई है, किसी गाय को चोट लग गई है, और अगर हम उसे पिकअप भी करने जाते हैं तो इवन इन द प्रोसेस ऑफ पिकअप there are many things which are different from, say, the pickup of a dog or the pickup of a cat, for obvious reasons. So a large animal like a cow, for instance, जिनके हमारे पास ज्यादातर केसेस आते हैं, उनको पिकअप करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेटअप्स हमें करनी पड़ती है इन आवर पिकअप व्हीकल्स. फॉर इंस्टेंस हमें एक लिफ्ट लगाना पड़ता है इन द व्हीकल इटसेल्फ, या एक रैंप तैयार करनी पड़ती है जिसके थ्रू हम एनिमल को फ्रॉम द डेजिग्नेटेड स्पॉट वहां से उठा के अपने व्हीकल में शिफ्ट करते हैं. उस सेटअप के अलावा 2-3 हेल्पर्स एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं फॉर लार्ज एनिमल्स, क्योंकि just the fact that the animal has been hurt or injured and is in so much distress, so we need extra people to sort of calm the animal down and then shift the animal into the vehicle. अब जब हम उनको स्पॉट से, पिकअप स्पॉट से शेल्टर तक ला रहे होते हैं, उसमें भी बहुत छोटी छोटी कुछ नुआंसेस होती हैं विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ. फॉर इंस्टेंस अगर शेल्टर पिकअप स्पॉट से 1.5 या 2 घंटे की दूरी पे है, तो वी हैव टू एंश्योर दैट हमारी गाड़ी में प्रॉपर फूड, प्रॉपर फर्स्ट एड, वाटरिंग अरेंजमेंट्स सब कुछ अवेलेबल हो फॉर द लार्ज एनिमल. देन वी ऑल्सो हैव टू एंश्योर कि जो ऊपरी भाग होता है व्हीकल का जिसके अंदर एनिमल है, वो भी हम ऊपर से कवर्ड रखें ताकि बारिश या ज्यादा धूप के वजह से द एनिमल इज नॉट डिस्ट्रेस्ड फर्दर. थ्रू दिस प्रोसेस वी हैव टू ऑल्सो एंश्योर दैट वेंटिलेशन सही रहे गाड़ी के अंदर. फिर उसके बाद जब हम फाइनली एनिमल को शेल्टर पे उतारते हैं, उसमें भी वो सेम एफर्ट लगता है जो कि लोड करते वक्त लगता है. एनिमल को अनलोड करने में भी वी हैव टू इंश्योर दैट उसकी जो इंजरीज हैं या जो वूंड्स हैं वो और डीपन ना हो या वो और डिस्ट्रेस ना हो. तो उसमें भी कुछ लार्ज एनिमल की जो हैंडलिंग होती है, दैट इटसेल्फ इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर देन अ स्मॉल एनिमल. अब अगर हम प्राइमरी केयर की बात करें तो हर केस में अलग अलग तरह के एफर्ट्स देने होते हैं हम लोगों को. सो इफ इट इज अ केस ऑफ एन ओपन वुंड, तो जिस ड्रेसिंग के लिए एक स्मॉल एनिमल के लिए 1 person or 2 persons will be enough, and where it will be a 10 to 15 minute job for a small animal, for a large animal it may take 2 to 3 people and it may take up to 2 to 3 hours
to dress a wound, any open wound on a large animal. फिर अगर हम फ्रैक्चर्स की बात करते हैं तो उसमें भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस इस तरह से आ जाती हैं कि अगर फ्रैक्चर उनके हिप बोन पे हो या उनके लेग्स के एरिया पे हो या उनके नीज के आसपास हो, कहीं पे भी लिम्स में हो, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि द एनिमल इज अनएबल टू गेट अप। तो जब वो एनिमल उठना बंद कर दे तो उसके लार्ज एनिमल्स का जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द एनिमल. So if the animal is not able to move due to some leg injury or some hip injury, then in that case we also have to, in addition to the primary injury of fracture, we also have to ensure that the animal keeps moving. तो उसको 2-3 लोग उसको चलाने फिराने में लगते हैं. हमें उन्हें 2-3 बार दिन में फिजियोथेरेपिक सपोर्ट भी देना होता है. हर तरह का ख्याल रखना पड़ता है. एंड इट इज वेरी सिमिलर टू टेकिंग केयर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और अ बेबी इटसेल्फ. हर तरह का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आज सबसे ज्यादा मुश्किल हमें तब होती है अगर कोई पशु बैठ जाए. अगर वो बैठ जाता है तो बहुत बारी वो धीरे धीरे जब उसकी डाइजेशन हैम्पर होती है तो वो खाना पीना बंद कर देता है. तो जिस तरह से किसी इंसान के या छोटे बच्चे का ध्यान रखा जाता है, ठीक उसी तरह से हमें इन एनिमल्स का भी ध्यान रखना होता है. तो उसे हमें बदल बदल के खल हो गया, विनोला हो गया, गुड़, चोकर और ग्रीन फॉडर, हर तरह का खाना अलग अलग समय पे और बदल बदल के हम उन्हें देते हैं ताकि they still keep eating, because it's very important that the animal keeps eating. अगर वो उसके पेट में न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंचेगा तो जो उसका रिकवरी या ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो और एलोंगेट हो जाता है. तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो भी स्पेसिफिक नीड्स हो किसी भी एनिमल के, वो उसे हम प्रोवाइड करें जहां तक हम प्रोवाइड कर पाएं. इसके अलावा कई बारी जब मस्कुलर इंजरीज होती हैं तो हम उसको हॉट पैक्स लगा के इंजरी पे या फिर ऑयल मसाजेस विद महानारायण ऑयल, हर तरह का, अगेन वी प्रोवाइड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड एज पर द केस. समटाइम्स व्हेन द एनिमल स्टॉप्स वॉकिंग देन वी हैव टू प्रोवाइड स्पेशल वॉकिंग एड्स. कई बारी हमें एम्प्यूटेट भी करने पड़ जाते हैं उनके लिम्स इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर लाइव्स. तो इन द केस ऑफ एम्प्यूटेशन वी ट्राई टू प्रोवाइड प्रोस्थेटिक लिम्स, एंड इन आवर गोवा गौशाला वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस ऑफ सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन विद प्रोस्थेटिक लिम्स. Now one very important thing to understand in this whole process is that animals also have emotions. तो जब वो because of their physical injuries or their health condition they are forced to just be in one spot or they are forced to undergo amputation, it becomes all the more important on our part to not just administer treatment or supervise treatment, but also to provide the animal with all the love and care that we can provide it in addition to all of this, to ensure that the animal does not lose its will to live and its fighting spirit, in the absence of which recovery may become a little more difficult. इसके अलावा हमारे पास कई ऐसे भी केसेस आते हैं जहां मिल्क फीवर हुआ होता है गायों को. मिल्क फीवर इज अ सिचुएशन इन विच द काउ इज सफरिंग फ्रॉम 106 to 107 degrees ऑफ फीवर बिकॉज उसकी इतनी ज्यादा मिल्किंग की गई है डेयरी में that it has been forced, its body has been deprived of all nutrition and it is now suffering from so much fever.
तो ऐसे केसेस में हम जिस तरह से अपार्ट फ्रॉम मेडिसिनल ट्रीटमेंट वी ट्राई टू गिव इट पट्टी, ठंडी पट्टी से जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग को दिया जाता है, ठंडी पट्टी लगाई जाती है, वैसे ही हम कोल्ड पैक्स भी प्रोवाइड करते हैं. हर तरह का एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विथ मेडिसिनल ट्रीटमेंट. कई बार ही ऐसा होता है कि हमारे पास प्रेग्नेंट या एक्सपेक्टिंग मदर्स आती हैं और कई बार ही ऐसा होता है कि द बेबी इज नॉट एबल टू सस्टेन. सो इन दैट केस ऑल्सो द मदर हैज टू बी गिवन स्पेशल केयर एंड स्पेशल न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ता है. उस समय पे उसे उसी तरह से प्रिवेसी देनी होती है जैसे एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए हो, जैसे एक ह्यूमन मदर को चाहिए हो. तो उसके लिए एक स्पेशल एरिया बनाया जाता है, उसको साफ सफाई दी जाती है, सब कुछ स्पेशल और अच्छे तरीके से उसे प्रोवाइड किया जाता है. इसके अलावा कभी अगर ऐसे बहुत ही अनफॉर्चुनेट केसेस हो जहां मम्मी को हम ना बचा पाए, जो काफ की मदर हो या जो काफ है वो अपनी माँ से किसी रीजन से सेपरेट हो गया हो, तो हमें काफ के लिए भी थ्रू आउट इट्स चाइल्डहुड till the time it can start eating, we have to provide it milk because milk is the primary source of nutrition. तो उन केसेस में भी हम फिर उनको बॉटल फीड करते हैं, उनके लिए बाहर से मिल्क लाके, and then from other mothers who are lactating, that milk is fed to these babies. So all in all, the crux of the matter is that चाहे वो लार्ज एनिमल हो या वो स्मॉल एनिमल हो, हर किसी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग होती है. और हमारे शेल्टर्स में ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर देयर, बी इट डॉग्स, बी इट कैट्स, बी इट बर्ड्स, बी इट काउज, all sorts of animals, even camels for that matter. So every animal is tended to with the utmost care and the best kind of treatment that we can provide to it. ऐसे में आज जब हम 30,000 से भी ज्यादा पशुओं की देखरेख कर रहे हैं अपने, जिनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बचाया है, तो हमारी जो एफर्ट है वो हमारे एंड से तो और बढ़ ही रही है. और वी हैव जस्ट वन पॉलिसी दैट वी नेवर से नो. वी नेवर से नो टू एनीवन हु कम्स टू अस फॉर हेल्प. तो चाहे वो छोटा एनिमल हो, बड़ा एनिमल हो, जो भी हो, हम उसे अपने शेल्टर में लेते हैं और हम उसे अपने तरफ से जितना भी केयर दे पाए वो देते हैं. ऐसे में वी वेलकम ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट, be it in kind, be it through monetary contributions, or even if you just want to come forward and do some seva, everybody can give something. So if not in kind or cash, you can always come forward and volunteer in our shelters, and we will be very happy to provide you with all the help that we can and all the facilities that we can from our end. Thank you. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. जी, अब हमारे साथ जुड़ेंगे शकुंतला मजूमदार जी, जो थाने एसपीसीए के इंचार्ज हैं. और ये संस्था एक ट्रीटमेंट सेंटर या हॉस्पिटल, एनिमल हॉस्पिटल है, और बहुत सालों से
सिर्फ थाने के केसेस ही नहीं पर कई जगहों से आने वाले केसेस को मदद करने की कोशिश करते हैं। ये 24/7 हॉस्पिटल है, मतलब रात को भी इमरजेंसी में मदद कर सकते हैं। इनकी अपनी एम्बुलेंसेस भी हैं जो थाने डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग केसेस को मदद दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। शकुंतला जी, हमें बताइए कि थाने एसपीसीए कितना साल पुराना है? आपका सेंटर तो 10 साल पहले भी था, जब बहुत ही कम ट्रीटमेंट सेंटर्स और शेल्टर्स थे, दोनों मुंबई और नवी मुंबई में। उस टाइम पर सिर्फ बीएसपीसीए और टीएसपीसीए के बारे में ही लोगों को ज्यादा पता होता था। क्या उस समय केसेस कम थे? क्या अवेयरनेस होने के बाद केसेस रिपोर्ट होना ज्यादा हो गए? क्या हर केस को हैंडल करना पॉसिबल होता है? क्योंकि हर एक हॉस्पिटल के अपने स्पेस और मैन पावर लिमिट्स भी होते हैं। क्या आपके हॉस्पिटल में 24/7 बेड की अवेलेबिलिटी भी है? शकुंतला जी, हमें ये भी बताइए कि AWBI की तरफ से हॉस्पिटल या शेल्टर स्टार्ट करने के गाइडलाइंस रफली क्या क्या हैं? और अक्सर देखा गया है कि जो रेबिड डॉग्स हैं उनके लिए कोई क्वारंटाइन सेंटर मुंबई और नवी मुंबई में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों है? और म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कोई इसके लिए कोई स्टेप क्यों नहीं कोई ले रहा है? और जो वायरल केसेस होते हैं जो डॉग्स और कैट्स में, जैसे डॉग्स में पार्वो, डिस्टेंपर वगैरह, उनके लिए भी कोई डेडिकेटेड क्वारंटाइन सेंटर मिलना मुश्किल हो जाता है। बीएसपीसी एक सेंटर है, पर वहाँ पर लोगों का कहना है कि ज्यादा मतलब उनको कोई गारंटी वगैरह नहीं रहता है। तो स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यूअर्स जो हैं वो बेचारे फॉस्टर ढूंढने में लग जाता है इस तरह के केसेस को मदद दिलाने में। पर कोई म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कोई क्वारंटाइन सेंटर बन जाए, मल्टीपल क्वारंटाइन सेंटर्स, तो थोड़ा सा ये काम भी आसान हो जाता है। इसके अलावा ब्लड बैंक की सुविधा क्या कोई हॉस्पिटल उपलब्ध कराता है? क्योंकि बहुत केसेस में जिनको अर्जेंट डॉग ब्लड या कैट ब्लड डोनर्स की जरूरत होती है वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। आप एनिमल वेलफेयर बोर्ड से भी जुड़ी हैं, इसीलिए आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे लिसनर्स के लिए। थोड़ा इन सब बातों के बारे में आप इंसाइट दे दीजिए। नमस्ते, मैं शकुंतला मजुमदार थाने एसपीसीए की चीफ फंक्शनरी हूँ। 17 साल से हमारा ऑर्गेनाइजेशन की यही कोशिश रही है कि कोई भी जानवर को मेडिकल रिलीफ देना। थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू स्पीक टुडे। जब हमने शुरू किया था तो खाली अनओन्ड एनिमल्स के लिए काम करते थे, जिनका कोई मालिक नहीं हो, जिनको पेट एनिमल्स का जैसा मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती है। पर हमने देखा कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर क्लासेस में इतने कंपेनियन एनिमल ओनर्स हैं जो प्राइवेट ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम उनके लिए भी सर्विस देना चालू कर दिया है। आज हमारे पास एक छोटा लेकिन फुल्ली इक्विप्ड एनिमल हॉस्पिटल है जिसमें डिफरेंट वार्ड्स हैं, डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, वाइल्ड बर्ड्स, कैटल, मंकी एटसेट्रा के लिए, टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस के लिए भी अलग जगह है, आईसीयू है, डिजिटल एक्सरे फैसिलिटी है, फुल्ली इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर भी है। हमारा हॉस्पिटल 24/7 चालू रहता है 365 दिन के लिए। इमरजेंसी केसेस के लिए कोविड-19 में के 5 महीने भी हमने एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया था हमारा हॉस्पिटल। हालांकि कुछ दिन शुरुआत में एडमिशन बंद रखना पड़ा एंड एम्बुलेंस सर्विस भी ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज। अभी भी हॉस्पिटल फैसिलिटी कम ही है पूरे शहर में, दूसरे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, इन प्रोपोर्शन टू द केसेस दैट नीड ट्रीटमेंट एंड एडमिशन। मेरा ख्याल से एडमिशन का नंबर्स शायद पहले भी इतना ही था, केसेस का नंबर शायद पहले भी इतना ही था, लेकिन अवेयरनेस कम होने की वजह से अननोटिस्ड रह जाता था। अब सोशल मीडिया के थ्रू खाली अवेयरनेस ही नहीं, लोगों को ये भी पता चलता है कि कहाँ पे एनिमल्स को ट्रीटमेंट मिलेगा, इसलिए एनिमल केसेस डेफिनेटली बढ़ गए हैं। हालांकि हमेशा हर केस का हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। लोगों को ये सिंपल चीज समझनी चाहिए कि हर एनजीओ पूरी कोशिश करते हैं। हमारे देश में स्ट्रीट एनिमल्स का नंबर केयर टेकिंग एजेंसीज का प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा है। आपने सही कहा है, हर हॉस्पिटल में स्पेस, सिचुएशन एंड मैन पावर लिमिट्स डेफिनेटली होती है। ये लोगों को समझना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से हॉस्पिटल की कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं है, बट एबीसी सेंटर्स, दैट इज एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स, जहां पे स्टेरिलाइजेशन होती है स्ट्रीट एनिमल्स की, उनकी गाइडलाइंस बहुत डिटेल्स में हैं। ये दुख की बात है कि खाली एबीसी को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, जबकि मेडिकल फैसिलिटी शुड गेट इक्वल अटेंशन। आप क्वारंटीन सेंटर की बात कर रहे हैं, जब मेडिकल फैसिलिटी ही नहीं है तो कंटेजियस डिजीजेस का क्वारंटीन फैसिलिटी कहां से आएगा? ह्यूमंस के लिए कितने हैं वो भी तो देखिए।
और ये मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर ही तो क्वारंटीन का फैसिलिटीज आएगा ना। म्यूनिसिपैलिटी और लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरफ से स्टेप नहीं लिया जाता है बिकॉज टू रन अ फैसिलिटी और अ क्वारंटीन सेंटर और एनी काइंड ऑफ हेल्थ सेंटर इज अ डिस्क्रिमिनेटरी ड्यूटी फॉर देम, नॉट ऑब्लिगेटरी। जब तक रेबीज जैसा बीमारी नोटिफाइबल नहीं होगी तब तक गवर्नमेंट सेंटर्स मुश्किल लगता है मुझे। ग्लैंडर्स हॉर्सेस के लिए ही आइसोलेशन स्पेस नहीं है अब अभी भी। ग्लैंडर्स के हॉर्स मिलने के बाद हमें हमारा स्टेबल को खुद 7 डेज तक डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। स्टाफ को जो एक्सपोज हुआ है, जो स्टाफ, उनको हाई एंड एंटीबायोटिक्स में रखना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी ऐसा सर्विस नहीं आता है और हमें ये सब खुद करना पड़ता है। रही बात बीएसपीसीए की, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलनी है। इनफैक्ट हर एक सेंटर के बारे में बोलना है। जजमेंटल मत होइए, बैड एंड गुड एक्सपीरियंस सबको होता है, जब सब जगह पे होती है। बॉम्बे एसपीसीए से कितने एनिमल्स ठीक होकर निकलते हैं वो कोई नहीं कहता है, खाली डेथ सेंसस ही पता चलता है। आप लोगों को जानकारी दे, मैक्सिमम केसेस जो टीएसपीसीए या बीएसपीसीए या तो कोई भी दूसरा फैसिलिटीज में आते हैं, स्पेशली स्ट्रीट एनिमल्स के, उनका स्पाइन टूटी हुई होती है, वो लास्ट स्टेजेस की ही होती है। हेमोग्लोबिन 2 से 4 होते हैं, क्रिएट लेवल 8 एंड अबव होते हैं, मेडिकल हिस्ट्री अननोन होता है। ये सब डेटा भी देखिए किसी के ऊपर उंगली उठाने के पहले। ये सोचिए अगर ये फैसिलिटीज नहीं रहे तो हम कहाँ जाएंगे। ब्लड बैंक के लिए स्पेशल परमिशंस एंड फैसिलिटीज चाहिए होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसके लिए बीएसपीसीए के पास ये फैसिलिटी होता था। हाल ही का स्टेटस में मुझे पता नहीं है, लेकिन ब्लड बैंक फैसिलिटी इज नॉट रियली वाइडली अवेलेबल नाउ। प्राइवेट डॉक्टर्स के थ्रू ही ये कराना पड़ता है। Lastly, I just want to say one thing. Understand the concept of animal welfare. Accept the present situation. Respect services that the current facilities are providing under very, very difficult environment. Cooperate with them by volunteering or disseminating your understanding. And accept that we can only save some animals, not all animals. And be happy and grateful in that understanding. Thank you so much. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। जी, शेल्टर्स की बात करें तो गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटी की तरफ से एबीसी सेंटर्स या स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स चलाने का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत सपोर्ट मिलता है। म्युनिसिपैलिटी या कोई भी ग्राम पंचायत टेंडर्स रिलीज करते हैं और उसके रिस्पांस में एनजीओज या संस्थाएं जो इस काम से जुड़ना चाहते हैं वो अपना कोटेशन देती हैं और उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है और काम की शुरुआत होती है। ऐसे ही एबीसी शेल्टर्स या सेंटर्स नवी मुंबई और दूसरे मेट्रोज में भी आजकल देश भर में लागू हैं, पर ग्राम पंचायत की तरफ से इस काम के लिए बहुत कम इनिशिएटिव्स देखा गया है। नवी मुंबई में आईडीए या इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स एनजीओ है जो अब बहुत सालों से ट्रीटमेंट और स्टेरिलाइजेशन की सेवा डॉग्स के लिए कर रही है। किसी भी शेल्टर या एबीसी सेंटर में ये देखा गया है कि जब टाइम के साथ साथ और केसेस ज्यादा होने की वजह से और स्पेस इश्यूज की वजह से हेल्दी डॉग्स जो नसबंदी या स्टेरिलाइजेशन के लिए उठाए जाते हैं उनको सीरियस इन्फेक्शन लगने का खतरा होता है। ऐसे सिचुएशंस में यही मुनासिब है अगर एबीसी सेंटर्स को पीरियोडिकली डिसइंफेक्ट करने का मौका मिले ताकि इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम से कम लेवल में हो। कहने के लिए ये सब आसान सुनने में लगता है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एबीसी सेंटर्स पर जो म्युनिसिपैलिटी के अंडर जो काम करते हैं उनको म्युनिसिपैलिटी की तरफ से भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और उनको क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान देने में वो मजबूर हो जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो बेघर जानवरों को और उनके केयरटेकर्स को तकलीफ देना चाहते हैं वो ग्रुप्स बनाकर कंटिन्यूअस कंप्लेंट्स करते ही रहते हैं म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसेज में।
इन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जो बेघर मूक प्राणी हैं, जो बोल तो सकते हैं पर इंसानों की भाषा नहीं बोलते, उनमें भी दिल है, जान है, दर्द और प्यार का भी आभास होता है उनको। वो इंसानों के तरह ही खुशी, दुख और धोखा, इस तरह की सारी फीलिंग्स को फील कर सकते हैं। बहुत साल पहले बीएमसी के ऑर्डर्स पर इतने सारे प्यारे हमारे इंडियन डॉग्स को बेरहमी से उठाकर मार दिया जाता था। फिर कोर्ट में लड़ने के बाद उनको मारने की जगह नसबंदी करवाने के ऑर्डर्स पास हुए। इसीलिए आजकल नसबंदी सेंटर्स बहुत जगह खुले हैं, जिनकी वजह से डॉग और कैट पॉपुलेशन पहले की तुलना में अब ज्यादा कंट्रोल में है। वेटरनरी डॉक्टर्स के हिसाब से एबीसी सेंटर्स और ट्रीटमेंट सेंटर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि सेंटर्स की पीरियोडिकल डिसइंफेक्शन होना बहुत जरूरी है, और रेस्क्यूअर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे ही छोटे छोटे इश्यूज जैसे स्किन प्रॉब्लम या कोई वुंड्स है वगैरह, उनका जिनका स्पॉट ट्रीटमेंट के लायक हो, उसे एडमिट ना करवाएं। हर इश्यू के लिए म्युनिसिपैलिटी की एम्बुलेंस बुलाने की जगह रेस्क्यूअर्स लोकल डॉक्टर्स की भी सहायता ले सकते हैं, उनका भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। इससे म्युनिसिपैलिटी एम्बुलेंस पर लोड कम हो जाता है और वो दूसरे इमरजेंसीज की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि एनिमल शेल्टर या ट्रीटमेंट सेंटर या एनिमल हॉस्पिटल चलाना आसान तो नहीं होता, और उनसे जुड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए उनको हमेशा प्रिपेयर्ड रहने की बहुत ज़रूरत होती है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि सिर्फ उनको ही शेल्टर या एडमिशन की ज़रूरत होती है जो या तो सेफ नहीं है, जहाँ पर है अगर वहाँ सेफ नहीं है, या फिर बीमार है और जिनका स्पॉट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अगर स्पॉट ट्रीटमेंट हो सकता है तो एडमिशन अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉट ट्रीटमेंट की ही कोशिश करें। कुछ लोग अगर ऐसे ही बिना मतलब के एनिमल्स को शेल्टर में एडमिट करेंगे तो वो ओवरलोडेड हो जाएगा, और जिनको सच में एडमिशन की ज़रूरत है उनकी जगह चली जाएगी। इसके अलावा भी एनिमल्स को ट्रॉमा हो जाता है एक नई जगह पर सडनली डालने से। जो सीरियस नहीं होते हैं, ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं, वो नई जगह देखकर डर जाते हैं और कभी कभी उनको ट्रॉमा हो जाता है या फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं और उनको दूसरे जानवरों से इन्फेक्शंस का भी रिस्क हो जाता है। इसीलिए इन सारे बातों पर गौर करना किसी भी शेल्टर में किसी भी जानवर को रखने के पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरह के केसेस में फॉस्टरिंग या एडॉप्शन करवाना, ये भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं। रेस्क्यू शेल्टर्स को भी फाइनेंशियल एड और उनके अडॉप्टेबल एनिमल्स के लिए सोसाइटी ग्रुप्स और सोशल मीडिया में प्रमोट करें, ताकि वहाँ के एनिमल्स को अपना एक नया घर मिल जाए और एक नई जिंदगी हो, जहाँ कोई अपना प्यार करने वाला भी उनको मिल जाए। धन्यवाद। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bagh Treat Seafood Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai, सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो।